हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कल अचानक ही सरोज बाजार में मिल गई थी। सच कहूं तो मैं मिलना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल कतरा कर निकल जाना चाहता था, पर ना जाने क्यों एक बार और देखने का लोभ संवरण ना कर सका और पकड़ा गया। सरोज ने एकाएक पुकार लिया, देव। मैंने भी मुड़ते समय चिर परिचित स्वर को सुनकर चौंकने का अभिनय किया था। तुमने अब तक यह नाटक करना नहीं छोड़ा। हंसकर पास आते हुए सरोज ने कहा, अभी मुड़ मुड़ कर ताक झांक कर रहे थे और अब बनते हो। महाशय, मैं काफी देर से आपकी हरकतें देख रही हूँ। वो खिलखिलाकर हंस दी। वो तो अच्छा हुआ कि किसी दूसरे ने इस वार्तालाप को नहीं सुना, नहीं तो वो कोई अनुचित अनुमान भी लगा सकता था। अभिनय के दूसरे संस्करण की अनुमति सरोज ने नहीं दी थी। होठों पर आए बनावटी शब्दों को पीकर होठों को खींचकर मुस्कुराना ही पड़ा था। सरोज का स्वर पुनः सुनाई दिया था, क्या आप पहचानने से भी मना कर दोगे? अरे सरोज, तुम। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सरोज ने गहरी सांस ली। चलो पहचाना तो अब मुझे यहीं खड़ा रखोगे या कहीं बैठोगे भी? उसने अपने पैर पास के कैफे की ओर बढ़ा दिए। हाँ, कहाँ रहे अब तक? तुम्हारा तो पता ही नहीं लगा। काफी दिनों से तुमने पत्र भी नहीं लिखा। बैठते बैठते उसने पूछना शुरू कर दिया, पत्र किसे लिखता? मेरा औपचारिक स्वर एकाएक कटु होने लगा। इस समय मैं बरबस मुस्कुराने का प्रयास कर रहा था, पर वो छुपता नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समय में मेरा चेहरा विशेष प्रकार से सिकुड़ जाता है। सरोज अनुमानता स्वर के परिवर्तन से अनभिज्ञ न रही, पर अपने चेहरे पर आए भावों को दबाकर बोली, क्यों? क्या मुझे पत्र नहीं लिख सकता था? शायद नहीं। एक हल्का सा परिचय पत्र लिखने के लिए काफी नहीं होता। काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो, बड़े बड़े हादसों से जो गुजरा हूँ। पत्र लिखने भर का संबंध तो हमारे बीच फिर भी है। उसका स्वर कांपने लगा था। संबंध? हो सकता है पहले कोई संबंध रहा हो, पर अब ऐसा कुछ नहीं लगता। और हमारे तुम्हारे बीच जो एक नाम मात्र का तनाव और पहचान शेष है, क्या तुम इसे संबंध कहती हो? मुझे ताज्जुब हो रहा था, ये औरतें इतने बड़े बड़े हादसों पर भी इतनी सहजता से कैसे बात कर पाती हैं। और क्या कहूँ, उसने कप में चम्मच घुमाया और कप में घूमती चाय को देखती रही। मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर शायद नहीं था। मैंने स्पष्ट देखा कि सरोज की आंखें पिघलती जा रही हैं, पर तत्परता से उसने उन्हें पोंछ लिया। ये मुझसे छिपा ना रह सका, क्योंकि कभी मैंने इन आंखों में अपनी भावनाएं, अपना प्यार और यहाँ तक कि अपना भविष्य पढ़ा था। ये प्रकटता मुस्कुराकर बोली, अरे हाँ, ये तो बताया ही नहीं कि आजकल यहाँ कैसे? क्यों, क्या डर लगने लगा है? क्या किसी से लड़कर आए हो? ओह, मेरे व्यंग की तह तक पहुंच तो गई थी, पर फिर भी औपचारिक होते हुए बोली, किसी काम के सिलसिले में आए हो? हाँ, अपनी रिसर्च के चक्कर में। मैंने छोटा सा उत्तर दिया, मानो मुझे अपने सामने बैठे परीक्षक को टू द पॉइंट जवाब देना हो। रुकोगे तब तो? हाँ, 1 महीना तो लग ही जाएगा। अरे हाँ, एक बात तो पूछना भूल ही गई, तुमने शादी वादी की कि नहीं? मेरे मुंह में एक बारगी कुनीन घुल गया। सुस्वर में मैंने कहा, की थी, पर ओह चल बसी। कब? जिस दिन तुम्हारी बारात आई थी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत मेरा आशय समझ गई। सरोज की खुली आंखों से कुछ खाली प्याले में टपक गया। हाँ तो मिसेस सरोज, अब मेरा चलना ही ठीक होगा। मैं उठकर काउंटर की ओर बढ़ गया। सरोज भी पीछे पीछे बाहर आ गई। सड़क पर हम आगे पीछे चल रहे थे। मैं उसे हर कदम पर जलील करता जा रहा था। मुझे इससे एक अजीब सा रोमांच हो रहा था। देव। सरोज का स्वर सुनकर मैं रुक गया, पर उसकी ओर बिना देखे बोला, कहो। देव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बार मेरे घर आ सकते हो? आंखों के साथ सरोज का स्वर भी नम था। कभी यह नमी मुझे अंदर तक साल जाती थी, पर आज मैं पत्थर हो चुका हूँ, जिस पर आग पानी का कोई असर नहीं होता। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अब तो तुम्हारे पास घर भी है। मैंने चौंकने का अभिनय किया। हंसी मत उड़ाओ देव, वैसे भी तुम्हें मेरी हंसी उड़ाने का कोई हक नहीं है। उसका मुंह तमतमा गया। जानता हूँ, आज तुम मिसेस सरोज हो, मेरी रोज तो हो नहीं, जिस पर मेरा हक बनता था। ओह बात नहीं है देव। ओह बेचारगी से बोली, तो यहाँ नहीं, घर आना तब बताऊंगी। बोलो, आओगे ना? उसका स्वर कुछ और आर्द्र हो चला था। और अगर ना आऊं तो?
भूमि पर जूते का अग्रभाग पटकते हुए मैंने पूछा तो उसने गहरी सांस ली। जिसे जिंदगी में साथी बनकर आना था वही ना आया तो क्या कर सकी थी, अब जो करूंगी। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बस एक बार आकर मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए करना। मुझे अपने आप से बहुत लड़ना पड़ा है, बिल्कुल टूट चुकी हूं मैं। मुझे अपने सामने एक बार अपने मन की भड़ास निकाल लेने दो, एक बार प्लीज। अब भी कुछ कहने को रह गया है क्या? खैर आऊंगा, पर कब? तुम किस समय खाली रहते हो? रोज 10 से 2 बजे तक? तो कल ही आ जाओ ना। और कुछ देर रुककर मेरे मुख पर अपने कथन की प्रतिक्रिया देखती रही, फिर कहने लगी, मैं यही मिलूंगी। वैसे तो तुम्हें अपने घर का पता बता देती, पर शायद तुम ढूंढ ना पाओ। मैं अब यह बोझिल वातावरण और देर तक सहन नहीं कर सकता था, इसलिए बिना पूर्वाभास दिए एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ गया। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे तो सरोज को मैं पिछले बहुत दिनों से जानता हूँ। संक्षेप में कहूँ तो यही वो सरोज थी जिसके साथ मैंने जीवन के बहुरंगी सपनों की कल्पना की थी। कॉलेज में सबकी चर्चा का केंद्र बिंदु सरोज सिमट कर मेरे लिए मात्र रोज रह गई थी। मुझे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रांत जाना पड़ा था। वापस आया तो सरोज के पत्र पर, और तब पाया सरोज को दुल्हन के वेश में। मैंने समय निकालकर सरोज से भेंट की थी, पर कहीं से मुझे यह आभास नहीं हुआ कि सरोज विवश है। फिर मैं अपने अधिकार की घोषणा किस अवलंब पर करता? बिना किसी से शिकायत किए मैं वापस आ गया। मैंने मुक्त आकाश में पंख लगाकर उड़ने का दुस्साहस किया था। जब वे पंख भीगे तो गिर जाना स्वाभाविक था। साथ ही भीगे पंखों की दुर्गंध मेरे सारे जीवन में बस गई थी। हालांकि मन से मैं नहीं जाना चाहता था, पर ना जाने क्यों मैं नियत समय पर सरोज के साथ उसके घर पहुंचा। एक विशाल भवन के प्रांगण में मैं और सरोज अकेले थे। इस प्रकार पहले भी कई बार हम अकेले मिले थे, पर आज ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा पहले लगता था। मैं और मेरे पति 2 ही रहते हैं यहाँ। अंदर से चाय की ट्रे लेकर आती सरोज का स्वर सुनाई दिया। उत्सुकतावश मैं पूछ बैठा, इतने वर्ष हो गए, कोई तीसरा? खिलखिलाकर हंसी सरोज। उसकी आने वाले सालों में भी संभावना नहीं। सामने का एक चित्र दिखाकर उसने कहा, यह मेरे पति का चित्र है, यही बिजनेस करते हैं, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। मिलूंगा। मैं चित्र की ओर ध्यान से देखने लगा। ये अधेर से बूढ़े होते हुए एक व्यक्ति का चित्र था। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मन के एक कोने में एक सुकून सा महसूस किया। मुझे ठुकराकर मुझसे कुछ बेहतर तो नहीं रही ना? सरोज ने चीनी मिलाकर प्याला मेरे सामने सरका दिया। सरोज, मैं कुछ पूछना चाहता था पर रुक गया। देव, क्या तुम मुझे एक बार फिर से रोज नहीं कह सकते? तुम्हारी रोज कितना माधुर्य है इन शब्दों में। रोज, ओह फुसफुसाई, अजीब होती हैं ये औरतें भी। कितने खाने होते होंगे इनके दिल में। जिंदगी में आने वाले हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। ऐसे ही, शायद बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही कुछ अपने पति को भी कहती होगी। मैं शायद कुछ ऐसा ही कहना चाहता था जिससे उसके दिल को चोट पहुंचा सकूं, पर आदतन कह नहीं पाया। सिर्फ इतना ही कहा। अगर इतना ही प्यार शेष था मेरे लिए तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोली, यही बताने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब आया हूँ तो सुनना ही पड़ेगा। मैंने व्यंग किया। आखिर तू समझते क्यों नहीं देव? सरोज का स्वर एकाएक तेज हो गया। क्या तुम यह चाहते थे कि मैं घर, समाज और पिताजी के सामने विद्रोह करती? पिताजी के नाम पर कीचड़ उछालती, लोग तमाशा देखते, मुझ पर हंसते, पिताजी पर, यहाँ तक कि तुम पर भी हंसते। वो हाँफने लगी। चिल्लाओ मत सरोज, विद्रोह शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमने समाज के सामने ना सही, अपने पिताजी के सामने तो विरोध किया होता। तुम क्या समझते हो कि मैं ये सब खुशी खुशी मान गई? तुम तो सहसा अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि मैंने अपने आप को इन परिस्थितियों के लिए किस प्रकार तैयार किया होगा, कितना अपने आप से लड़ा होगा। इसके बाद भी मैं विद्रोह करती रही, पर मेरा विद्रोह मर्यादित था। मेरा विद्रोह असफल रहा, जिसका कारण तुम थे। कायर मैं नहीं, देव तुम थे। तुम एक बार सबके सामने आकर ऊंची आवाज में कहते तो कि सरोज मेरी है। एक बार अपना हक जताकर पुकारते तो सही, तब देखते मैं चल देती गठबंधन की गांठ खोलकर, फिर चाहे जो हो जाता। मुझे तो लगा कि जो कुछ हो रहा है उसमें तुम खुश हो।
उस सब में तुम्हारी रजामंदी है। अगर तुम मुझे इतना भी नहीं समझते थे तब तो मेरा तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने का फैसला ठीक ही था और वासी हो आई। पर तुम मुझे बता तो सकती थी, यही कि देवाओ तुम भी मेरे साथ रहो। तुम्हारी रोज को लोग जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। काश उस समय तुमने परिस्थिति को समझा होता तो ना तो तुम्हारे दोस्त का दोषारोपण मुझे झेलना पड़ता और ना ही उसका यह परिणाम मेरे हिस्से में आता। सरोज अपनी आंखें बराबर पोंछती जा रही थी। जब मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया तब तो तुम्हारा यह हाल है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, अर्ध विक्षिप्त से घूमते हो। कभी शीशे में अपना चेहरा देखा है? यदि मैं यह सब कुछ बता देती तो तुम अब तक या किसी मानसिक चिकित्सालय में होते या फिर फांसी का इंतजार करते हुए किसी जेल में। अरे चाय तो रखे रखे ही ठंडी हो गई, दूसरी बना लाऊं? संयत होकर सरोज ने बातों का विषय बदला। नहीं सरोज, इसकी आवश्यकता नहीं, अब नहीं। और मैं उठ खड़ा हुआ। ना जाने क्यों सरोज ने भी आग्रह नहीं किया। देव, क्या अब भी मुझे तुमसे कुछ मांगने का अधिकार है? अधिकार? मैंने तुम्हारा कोई अधिकार ना तो छीना है और ना ही छीनूंगा। तुमने ही अपना अधिकार क्षेत्र अपने आप समेट लिया है, तो मांगू? हाँ मांग कर देखो, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। डरता था पता नहीं क्या मांग बैठे, कुछ भी बेवकूफी भरा। एक बार फिर से मुझे रोज कहो। रोज ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकला। देव, सरोज सिसकी और मुझसे लिपट गई। मैं इस परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर मैं कुछ भी ना कर सका। उड़ता जड़ बना खड़ा रहा। अचानक मुझे जैसे होश आया। मैंने उसका आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और उसके कंधे थपथपाता हुआ बोला, पागल मत बनो सरोज, हकीकत में जीना सीखो। नो मोर उपदेश। आंसू पोंछकर वह जबरदस्ती मुस्कुराई। सरोज के कहने से मैं उसके पति से भी मिला था। उस अधेड़ आयु के पिच के मुख वाले सांवले पुरुष को किसी दृष्टिकोण से सुंदर नहीं कहा जा सकता था। एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घुमड़ रहा था कि भारी कूल्हों और थुलथुल शरीर वाले इस व्यक्ति ने सरोज के व्यक्तित्व को क्या कुछ नया दिया है? क्या सरोज अब सुखी है? क्या वह अपनी परिस्थिति से तृप्त है? यदि हाँ तो उन दोनों के बीच कोई तीसरा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से वो तीसरा ही सफल दाम्पत्य जीवन का सूचक था। यद्यपि ऐसा कई बार नहीं होता। 20 साल तक एकाकी रहने के बाद किसी के जीवन में अचानक विपरीत लिंग का एक साथी आ जाए तो फिर चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे उसके लिए मन में जरा सा भी प्यार ना हो, उसके लिए मन में किसी तरह की कोई भावनाएं ना हो, पर दैहिक आकर्षण अपना काम कर ही जाता है। उन्मादित क्षणों की प्रक्रिया भले ही वो कितनी ही यांत्रिक क्यों ना रही हो, एक तीसरे की उत्पत्ति का कारण बन सकती है। पर उस समय मुझे ऐसा अनुभव नहीं था, इसलिए मैं इस तरह नहीं सोच सका था। सरोज के पति को जब मैंने अपना परिचय दिया तो उसने बताया कि उसे मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम है। आप सरोज से शादी भी करने वाले थे, यही ना? पर मैं आपके बीच आ टपका। वेरी सॉरी भाई, वेरी सॉरी। पहले मालूम होता तो। वह एक निष्कपट हंसी हंसा। शी इज ए ग्रेट लेडी, शी डिजर्व ए हैंडसम पर्सन लाइक यू। सचमुच सरोज के कारण मैं काफी बदल गया हूँ, पर आपका अधिकार छीन कर, है ना? उसके शब्द एक एक करके मुझ पर गिरते रहे, पर उसकी बातों में व्यंग नहीं था। एक विचित्र सी सरलता उसके स्वर, भाव और चेहरे से झरती सी लगी। ना कोई द्वेष, ना ईर्ष्या। मेरे मन में चोर था, फिर ऐसे निष्कपट दृष्टि का सामना कैसे कर पाता? आज सुबह जब मैं कहीं जाने को तैयार हो रहा था तो सरोज का पति आ गया। ना जाने क्यों मुझे भय लगा। आप बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आए। सरोज आपको बहुत याद करती है। कहीं मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान गए? ना जाने क्यों मैं किसी से कुछ छुपा नहीं पाता। जो जी में आता है बक देता हूँ। आते ही बिना भूमिका के उसने कहना प्रारंभ कर दिया, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाया। देखिए, आपके प्रति सरोज की भावनाओं की मुझे जानकारी है। ये तो मुझे सरोज ने पहले दिन ही बता दिया था कि उसके दिल का एक कोना आपके लिए हमेशा सुरक्षित है। भागी उसकी ये साफ बयानी हमें तो भाई कुर्बान हो गए हम तो उसकी इस सादगी पर। वो प्रवाह में अपनी बातें कहे जा रहा था। यू आर रियली ग्रेट। मेरे मुंह से एकाएक निकला, जी नहीं, मैं भी एक आम इंसान हूँ। फिर भी जी नहीं। जरा सोचिए कितना साफ होगा उस औरत का दिल जो इतनी छोटी सी बात भी अपने दिल में छिपा कर ना रख सकी, यह जानते हुए भी कि
इससे उसके आने वाले जीवन की खुशियां दांव पर लग सकती है। इस सब को लेकर मुझे ना पहले शिकायत थी और ना वो होगी। आप कहीं अनुचित अर्थ तो नहीं लगा रहे? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह बोलता गया, सरोज तुमसे मिलने के बाद काफी खुश थी। मेरा चेहरा भाव शून्य था। मैं किसी भी तरह सरोज को दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे आते जाते रहने से वो प्रसन्न रह सकेगी। आ जाओगे ना? उसने मेरा कंधा थपथपाया। उसका स्वर आर्द्र था। वे निष्कपट आंखें मेरे अंदर तक धंसती जा रही थी। मैं उसके प्रश्न से चौंक गया था। मैं उसे समझने का प्रयास किए जा रहा था। सच पूछो तो उसकी बातों में व्यंग का कोई सूत्र खोज रहा था। आज शाम को अवश्य आइए, आएंगे ना? बिना कुछ सोचे मैंने अपना सिर हिला दिया। मेरी स्वीकृति पाकर वह लौट गया। वह जा चुका है, पर एक प्रश्न मेरे कानों में बज रहा है कि उसका यह व्यवहार क्या था? व्यंग, सहजीवन की भावना, त्याग या कुछ और? इस अनुत्तरित प्रश्न के साथ ही मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मुझे अब सरोज के घर जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।